दोस्तों जैसा कि आपने सीटेट ईवीएस का मैराथन देख लिया और उसके बाद जो है मॉडल पेपर फर्स्ट मैंने दिया था, सेकंड भी दिया। उसमें जो है आपके कंटेंट वाले जितने क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने किया है और पेडागोजी के क्वेश्चन उसमें हमने बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने उस क्लास में आप सभी को बताया था कि दोस्तों पेडागोजी के क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग कंटेंट वाले जितने क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे करें जिस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से जो है तैयार हो जाएं, ताकि आपके 15 में से आप जो है एक में भी किसी एक क्वेश्चन में भी गलती करके ना आए। तो मैंने दिया है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग सीटेट ईवीएस के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करेंगे जिस तरह से पूछे गए हैं और जिस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, ईवीएस में मैं ज़्यादा जो है फोकस आप सभी को करवाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है आप आसानी से पा सकते हैं, इसी वजह से जो है ज़्यादा फोकस किया है मैंने। तो ईवीएस में अगर आप 30 पा जाएंगे, जैसे कुछ अभ्यर्थी मैथ में वीक होते हैं, उनका यही कहना रहा है कि मैथ से उन्हें डर लगता है, जो है वो सॉल्व भी नहीं करते हैं। तो होता है ऐसा, जो लोग मैथ नहीं पढ़े होते, लेकिन जो सीटेट का मैथ है वो बहुत टफ नहीं है दोस्तों। अगर 15 नंबर की तो पेडागोजी ही है, 15 नंबर जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है वो भी बहुत टफ नहीं है, बस क्वेश्चन देखने को टफ लगते हैं। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है। तो मैं यही कहूँगी, जो उसका तो मैराथन में दे चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और यहाँ पे जैसे आपके मैथ में कुछ नंबर कम हो जाते हैं, जैसे आपके 20 के आसपास ही आते हैं या 15 से 20 के बीच आते हैं, तो अगर आप अदर सब्जेक्ट चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, या फिर सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, कोई भी हो, लैंग्वेज का कोई ले लो, तो आप जो है 4 सब्जेक्ट में अगर अच्छे से पूरी तैयारी लगभग 25 प्लस ले जाएं तो आपका मैथ अगर कम ही रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप जिनका मैथ वीक हो तो ठीक है, आप जितना कर लिए ठीक है, उसको करते रहिए। लेकिन पेडागोजी तो आप तो कर सकते हैं ना 15 क्वेश्चन, और बाकी जो 15 क्वेश्चन कंटेंट वाले क्वेश्चन, उसमें ऐसा नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन नहीं कर सकते। 5 ऐसे आपको जो है थोड़ा बड़े लगेंगे, 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं उसमें भी। तो आप लोग ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा मैथ के लिए, क्योंकि उसके लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बी है बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, सी है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, डी है बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? इस ऑप्शन से ऑप्शन ए है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बी है बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, सी है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा। जब कोई शिक्षक जो है अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे बच्चे जो है चीजों को देखेंगे, खुद अनुभव करेंगे, खुद से सारी चीजें जो समझ सकते हैं देख करके। तो इस तरह से ये जो है ऑप्शन सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। और दोस्तों ये वास्तविक जीवन, ये पॉजिटिव वर्ड है, आपको जहां भी दिखे तो आपको इस ऑप्शन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछना है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? इसमें आपको नहीं बताना है कि किस कौशल के विकास का नहीं है। ऑप्शन ए है प्रदर्शन कौशल, बी है अवलोकन कौशल, सी है रचनात्मक कौशल, डी है श्रवण कौशल। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे, प्रदर्शन कौशल को भी हम लोग देख लेते हैं। अवलोकन कौशल होगा आपका, रचनात्मक कौशल होगा क्योंकि खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, श्रवण कौशल होगा बच्चे सुनेंगे क्या चीजें कैसे, तो ये होगा। यानी प्रदर्शन कौशल जो है ये विद्यार्थियों के कौशल का विकास इसमें जो नहीं होगा, खोजपूर्ण प्रश्न की बात की गई है तो प्रदर्शन कौशल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि 28 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, क्योंकि इस बार जो है
2022 में जो क्वेश्चन थे कुछ ईवीएस में नए पूछे गए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे नए। मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये क्वेश्चन नए देखने को मिले थे, तो आप उन सब टॉपिकों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार भी चांस रहेंगे वहीं से क्वेश्चन पूछने के। और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मिल सकता क्या है दोस्तों, मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल है सीटेट में, तो आप लोग सारे क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए चलिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? ए दिया है सृजन, बी दिया है चयन, और सी दिया है भाषण, डी दिया है लेखन। इसमें सही विकल्प चुनिए, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, सृजन समस्या समाधान के गुण हैं, चयन यानी फिर सिलेक्शन है, भाषण तो नहीं होगा, लेखन भी नहीं होगा। तो सृजन और चयन ऑप्शन ए और बी किसमें देख पा रहे हो आप लोग? ऑप्शन ए में ही दिया है, ए और बी। तो ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऑप्शन ए है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बी है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाए, सी है बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, डी है प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन अगर आपने इससे पहले जैसा कि मैं सॉल्व करवाई हूँ 2021 वाला भी, तो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे फट से जो है आप आंसर कर सकते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, ये निगेटिव वर्ड आप देख पा रहे होंगे, ये भी नहीं होगा। सी है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों के दैनिक जीवन में जो बच्चे डेली चीजें देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, बी है अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, सी है शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, डी है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इसमें जैसा कि दिया गया है, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आपका ये डी तो नहीं होगा। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से परिचर्चा, बी है कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, सी है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, डी है विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दिया गया। इसमें देखिए न्यूनतम, अभी यहाँ पे आप जो है अपना आंसर जो है वो पॉजिटिव करके चले आएंगे। ये न्यूनतम महत्वपूर्ण पूछा है, यानी जो सबसे कम है। विद्यार्थियों से परिचर्चा, ये तो आपका है। कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ये भी है। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, जैसा कि ये सजा देना ये निगेटिव वर्ड है। और विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, तो इसमें न्यूनतम ही पूछा गया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सी वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपना आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, बी है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, सी है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, डी है विद्यार्थियों को खेल खिलाना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में जो है पहेलियों को जो सम्मिलित किया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, नहीं। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, इसको भी देख लेते हैं। सी दिया विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, स्वयं आनंदित होना ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, सबसे जो महत्वपूर्ण आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है। ए दिया है विद्यार्थियों की जिज्ञासा, बी है विद्यार्थियों की समझ में अंतर के, सी है शिक्षक की क्षमता। जैसा कि इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। तो ये किसके संकेतक हैं? यहाँ पे विद्यार्थियों की जिज्ञासा के संकेतक होते हैं, विद्यार्थियों की समझ में अंतर के संकेतक होते हैं, और सी दिया शिक्षक की क्षमता के। ये नहीं होगा, यानी ए और बी जो है करेक्ट होगा। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो जो है टाइम पर मिले, हर क्लास का, और हर सब्जेक्ट आप लोग देखते हुए चलिएगा। सारा सब्जेक्ट चल रहा है। स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें जो है गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है। बी दिया है ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। सी दिया है ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता से अध्ययन से जुड़ी है। डी है कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ए दिया ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है। बी दिया है ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ये आपका करेक्ट है, ये भी है। इसमें गलत कथन का चयन करना है आपको। सी दिया है ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, और डी दिया है क्लास फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ये भी करेक्ट, यानी सी वाला आपका गलत कथन है। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ये आपका गलत कथन दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। बी दिया है उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। सी है उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। डी है उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है। तो उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, ये नहीं होगा। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, नहीं। उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है औपचारिक शिक्षा, बी है अनौपचारिक शिक्षा, सी है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, डी है विद्यालयी शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो ये क्या औपचारिक शिक्षा? नहीं। अनौपचारिक शिक्षा? नहीं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों। ऑप्शन सी दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में वे सभी तथ्य जैसे जानकारियां, कारक सम्मिलित है जो विद्यार्थियों के परिवार, माता पिता, समाज, विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं से प्रभावित करते हैं। इन कारकों द्वारा जो है विद्यार्थियों में जीवन की वास्तविक व्यवहारिक जानकारियों और प्रत्यक्ष अनुभव की समझ विकसित होती है। तो यही आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं जो है इसमें सम्मिलित होंगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। ऑप्शन ए है संवाद पर, बी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, सी है पाठ्य पुस्तकों पर, डी है प्रतिस्पर्धा पर। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं किस पर? संवाद पर या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर? ये तो नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों पर नहीं, प्रतिस्पर्धा पर नहीं, संवाद पर। ऑप्शन ए दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ए दिया है समस्याओं पर केंद्रित होना, बी है निर्णायक होना, सी है बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, डी है बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। यहां पे दिया गया है उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना। ये तो होगा नहीं, पूछा गया है, ये आपका होगा
बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना ये भी आपका होगा। तो समस्याओं पर केंद्रित होना, ये निर्णायक होना, ए और बी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में ही आप लोग देख पा रहे होंगे, सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए में ही दिया है ए और बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। ऑप्शन ए है अखबार, बी है फ्लैश कार्ड, सी है स्लोगन्स, डी है पोस्टर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा इसमें से। तो दोस्तों ये अखबार, न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए जो है ये सबसे उपयुक्त संसाधन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। ऑप्शन ए दिया है सरिता, बी दिया है मीनू, सी है परिस्थितियों पर निर्भर करता है, डी है दोनों सरिता और मीनू। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो इसमें विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। तो दोस्तों ये सरिता कर रही है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। पा रहे होंगे ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। ए दिया है विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, बी है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, सी दिया है विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, डी है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, ए बी सी डी दिया है, इसमें से आपको जो सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है विद्यार्थी का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, ये तो नहीं होगा। बी है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, ये होगा आपका। सी है विद्यार्थियों के अधिगम गति का आकलन करने में, अधिगम गति का आकलन इसमें नहीं होगा। और डी है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। यानी बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए सी, बी में है ए और बी, सी में देख पा रहे होंगे बी और डी। ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है, इसमें भी ए दिया है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, बी है शिक्षण में कमियों को पहचानने में, सी है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, डी है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे ए अगर देखें शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, ये हो सकता है। और बी है शिक्षण में कमियों को पहचानने में, ये भी आपका करेक्ट होगा। और सी दिया है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, ये नहीं होगा आपका। और डी है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, सी होगा। यानी ए बी और सी किस ऑप्शन में है। ए बी और डी, सी तो नहीं होगा। ए बी और डी किस ऑप्शन में है, तो ए बी और डी आप लोग बी वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। इसमें से पूछा गया है कौन सा एक जो है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चार्ट, बी है स्लाइड, सी है फिल्म स्ट्रिप, डी है एपीडी स्कोप। तो यहाँ पे अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री की बात कर ले दोस्तों, तो ये होता क्या है। इसके अंतर्गत जो है ऐसी सामग्री आती है जिनको प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि चित्र रेखा बोल लें या फिर चित्र पोस्टर बोल लें या फिर फ्लैश कार्ड बोल लें, कार्टून है, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन ए में चार्ट दिया हुआ है, ये जो है अप्रेक्षित
प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होगी। बाकी जो है स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, एबीडी स्कोप है, ये सारी जो है प्रक्षेपित में आएगी, यानी प्रक्षेपित शिक्षण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। बी है वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। सी है वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। डी है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। बी है वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। ये नहीं होगा। सी है वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। यह भी नहीं होगा। डी है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के बीच जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। ये भी नहीं होगी, यानी वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन ए दिया है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, बी है अधिगम के समकलित परिप्रेक्ष्य में, और सी दिया है अधिगम के चिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, डी है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो दोस्तों ये जो है रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य बनाई गई है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ईवीएस एक जो है सब्जेक्ट है जो थीमों पर आधारित होता है। थीमों को बच्चे के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है, ताकि वो अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सके। जैसे कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल जो थीम है, कौन कौन सी थीम है? 6 थीम है। परिवार और मित्र है, भोजन है, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन थीम को लेकर के एक बनता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, और इसको मैं अलग से वीडियो दे दूंगी। 6 थीम जो है और उप थीम जो है सारी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, बी है भूमिका निभाने से, सी है कठपुतलियों के उपयोग से, डी है समूह कार्य से। यहाँ पे दिया गया है कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ये बताना है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से इससे बचना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरा पृष्ठ प्रदान करने के लिए, बी दिया गया है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, सी है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, डी दिया गया है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। किसके लिए? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरा पृष्ठ प्रदान करने के लिए, ये नहीं होगा। बी है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, ये भी नहीं है, यानी तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। दोस्तों ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए दिया है यात्रा, बी है आश्रय और सी है कार्य और खेल,
डी है पानी। जैसा कि क्वेश्चन में कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है, उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आश्रय, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नए तरीके से पूछा गया है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए है चर्चा, बी है सर्वेक्षण और चर्चा, सी है साक्षात्कार, डी है प्रयोग। ईवीएस में पानी की बर्बाद और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति आपको बतानी है, इसमें से कौन सी हो सकती है। तो इसमें से ऑप्शन ए चर्चा या फिर बी सर्वेक्षण और चर्चा, ये दोस्तों ऑप्शन बी वाला सर्वेक्षण और चर्चा ये सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है प्रासंगिक अनुभव, बी है अमूर्त अनुभव, सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, डी है समावेशी अनुभव। इसमें दिया गया विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे होंगे, प्रासंगिक अनुभव जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रासंगिक अनुभव का अर्थ होता है कि कोई सूचना, क्रिया या किसी मामले या मुद्दे से कितने संबंध है। उदाहरण के लिए जैसे मुकदमों में बहस के दौरान साक्ष्य के लिए जो प्रासंगिकता को बहुत महत्व दिया जाता है और जो चीजें मुद्दे से हट कर लगती हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि वे प्रासंगिक नहीं हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है भागीदारी, बी है नेतृत्व, सी है सहयोग, डी है हदबंदी। दोस्तों देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके 29 दिसंबर 2022 यानी जो सेकेंड शिफ्ट का सीटेट का पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे गए थे। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हर वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करती हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो एक अच्छा स्कोर लाएंगे, 120 प्लस ला सकते हैं। तो बस इसका आंसर आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 26 का। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। भागीदारी तो होगा, नेतृत्व भी होगा, सहयोग भी होगा, हदबंदी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। इसमें नहीं आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है प्रयोग और सी दिया है साक्षात्कार, डी दिया है सर्वेक्षण। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो ये बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित जो है ये पॉजिटिव वर्ड है और जहां आएगा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। ऑप्शन ए दिया है समूह चर्चा, बी है प्रदर्शन, सी है व्याख्यान, डी है फिल्म शो। ईवीएस में किसी समस्या व चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। तो ये होगा समूह चर्चा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए है अवलोकन कौशल, बी है याद रखने का कौशल, सी है दृश्य कौशल, डी है पहचानने का कौशल। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ये है अवलोकन कौशल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए।
ऑप्शन ए है समूह चर्चा, बी है स्कूल आधारित आकलन, सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना और डी दिया गया है सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से इसमें से किससे बचना चाहिए ये आपको बताना है। समूह चर्चा तो होगा ही, स्कूल आधारित आकलन ये भी होगा, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, सही उत्तरों पर जोर देना, इससे जो है बचना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, बी है कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, सी है वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए, डी है पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ जो है शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। और दोस्तों ये अनुदेशन शिक्षण के लिए जो है दृष्टिकोण है जिसका आशय विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे की सीखने की जरूरतों को पूरा करना होता है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं, ऑप्शन ए सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, बी है विषय वस्तु के शब्द, सी है कठिन शब्द, डी है निष्क्रिय शब्द। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द जो है सर्वाधिक साइट वर्ड्स होने वाले शब्द हैं, ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, ऑप्शन ए है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, बी है नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समानुरूप करता है, सी है नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, डी दिया है नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान दोस्तों नवीन भाषा को सीखने सिखाने में मदद करता है और यह बच्चों के व्यवहारिक और भौतिक ज्ञान का सहायक होता है। द्विभाषी या फिर त्रिभाषी ज्ञान सीखने सिखाने में सहायक होता है। तो इसमें ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह किसका अभ्यास कर रही है? ऑप्शन ए दिया है विस्तृत पठन, बी है गहन पठन, सी है पहेली पठन, डी है सहयोगी पठन। एक शिक्षिका जो है वो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटी अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। किससे? गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही वो आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वो दोस्तों गहन पठन का अभ्यास कर रही है। ऑप्शन बी जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, बी है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, सी है श्रव्य भाषिक पद्धति, डी है द्विभाषिक पद्धति। तो इसमें दिया है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों को मदद करने वाली पद्धति स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाएगी। ऑप्शन बी वाला आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें जो भाषा की स्थिति एक जटिल परिघटना होती है जो भाषा के बारे में संस्थागत लोगों को दृष्टिकोण से बनी हुई है। तो ऑप्शन बी स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पठन पूर्व कार्य होते हैं, इनमें से कौन होते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, बी है कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, सी दिया है शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, डी है पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने में। पठन पूर्व कार्य होते हैं, इसमें से क्या होते हैं? शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए नहीं, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए नहीं, सी है शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, वाक, दो शब्दी अवस्था, तार शैली। बी में दिया है कूकना, बबलाना, दो शब्दी अवस्था, वाक, समग्र बोधि अवस्था,
तार शैली। सी है कूकना समग्र बोधी अवस्था तारक शैली वाक बबलाना दो शब्दीय। डी में दिया है कूकना बबलाना समग्र बोधी अवस्था दो शब्दीय अवस्था तार शैली वाक। तो इसमें क्या बताना है, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं ये आपको बताना है। तो पहले देखिए दोस्तों, कूकना बबलाना, फिर जो है समग्र बोधी अवस्था, दो शब्दी अवस्था, तार शैली वाक। तो ऑप्शन डी में आप लोग ये सारा जो है देख पा रहे होंगे। इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि श्रवण जो होता है वो किसी भाषा को सीखने के लिए प्रथम चरण होता है, जिससे बालक जो है सुनकर ही भाषा सीखता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ऑप्शन ए दिया गया है अधोगामी उपागम, बी है ऊर्ध्वगामी उपागम, सी है एकीकृत उपागम, डी है निगमनात्मक उपागम। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। यह जो है दोस्तों अधोगामी उपागम में आएगा, और जिससे शिक्षार्थी की अनुमान रिक्त या फिर पूर्व ज्ञान पर ये जो है आधारित होता है अधोगामी उपागम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। एक शिक्षक जो है इनमें से ऑप्शन जो है किसके माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। ऑप्शन ए दिया गया है निदानात्मक परीक्षण, बी है निपुणता परीक्षण, सी दिया है उपलब्धि परीक्षण, डी है अभिक्षमता परीक्षण। दोस्तों देखिए, एक शिक्षक जो है वो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इस परीक्षण के द्वारा छात्रों की समस्याओं की पहचान कर उनका उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, और निदानात्मक उपचारात्मक इन दो टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका हिंदी में बनेगा। तो इसको जो टॉपिक एकदम श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट उठाता ही है, तो उनको मैं अलग से वीडियो दूंगी। तो निदानात्मक उपचारात्मक ये चीज, इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, बी दिया है बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, ये नहीं होगा। सी है माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करें, डी है उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वो सुधार कर सके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए जो है एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, बी है बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, सी है सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, डी है उसे मानव भाषा के बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो यहाँ पे आप द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से अलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव है। तो इसमें ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे होंगे, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, क्योंकि बालक जो समृद्ध भाषिक परिवेश में ही भाषा सीखता है, जब तक बालक भाषा सुनता नहीं है तब तक वह भाषा सीख नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रेग्मेटिक्स किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए दिया गया है भाषा के सामाजिक नियम, बी है विद्यालय भाषा की नीति, सी है विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, और डी दिया गया है शैक्षणिक भाषा। अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रेग्मेटिक्स किसकी ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है भाषा के सामाजिक नियम की तरफ संकेत करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भाषा जो है मनुष्यों के बातचीत करने का जो है सरल साधन है। सामाजिक नियम भी होता है जिसका पालन समाज के एक सदस्य के रूप में सभी लोगों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। तो ये भाषा के सामाजिक नियम में आएगा, इसकी ओर संकेत करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है शब्द भंडार, सी है काव्यात्मक उपकरण, डी है कविता की अंतर्वस्तु।
दोस्तों देखिए, व्याकरण का कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। व्याकरण में जो है भाषा से संबंधित नियम की रचना होती है, शब्द भंडार जो है, काव्यात्मक उपकरण है, कविता की अंतर वस्तु, ये सारी चीजें कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन करती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्याकरण इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? ऑप्शन ए दिया है प्रत्यक्ष पद्धति, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति, सी है द्विभाषी पद्धति, डी है श्रव्य भाषिक पद्धति। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? तो दोस्तों ये है व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? ऑप्शन ए दिया गया है, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। बी है, यह विविध रूप से में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। सी है, यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। डी दिया गया है, यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। ई दिया गया है, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है पिछली बार यानी दिसंबर 2022 में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। देख पा रहे होंगे ABCD करके दे रहा है, फिर उसके बाद उसमें आपको जो है जो करेक्ट है या फिर जो नहीं करेक्ट है इस तरह से क्वेश्चन में देता है, तो आपको उसे सिलेक्ट करना होता है। तो आप लोग भी इसका आंसर करिए। ए में देखिए दिया गया है, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों को ज्ञान को एकीकृत करता है। ये तो होगा अंतः अनुशासनिक पूछा, पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। बी में दिया गया है, यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। यह भी करेक्ट होगा। सी है, यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ये भी होगा, यानी ए बी सी ये 3 करेक्ट है। डी देख लेते हैं, यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। ये नहीं होगा। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों की पूर्व तैयारी, ये भी नहीं होगा। यानी ए बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए बी और सी ऑप्शन ए में ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। बी है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। सी है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। डी है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। ये किसमें सहायक होती है? सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। नहीं। बी है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करने में। ये भी नहीं होगा। सी है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। ये भी करेक्ट आंसर इसका नहीं है। डी है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। बी में दिया गया है यह सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है। सी है यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। डी है यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, ये आपको बताना है। तो ए में दिया गया है यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाले आकलन है। नहीं। बी है यह सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है। ये भी नहीं होगा। सी है यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ये होगा आपका। डी दिया है यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी सी और डी जो है करेक्ट होगा। ये किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, सी और डी। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं सी और डी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसीई इन ईवीएस स्टैंड फॉर ईवीएस में सीसीई का अर्थ है। यहाँ पे सीसीई से क्वेश्चन पिछली बार जो है काफी पूछा गया था सभी शिफ्टों में। तो ऑप्शन ए में दिया गया सतत एवं संचयी मूल्यांकन। बी है संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन। सी है व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन। डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए ईवीएस में जो है सीसीई का अर्थ है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमें ये संकेत देते हैं कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है तथा उसके सुधार हेतु शिक्षक उचित समय पर उचित कदम उठा सकें। साथ साथ ये भी पता चलता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है और कहाँ उन्हें विशेष सहायता की जरूरत है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? ए दिया गया है पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करना। बी दिया गया है मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सी है परिवेश के अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना। डी है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे ए बी सी डी ई करके, और आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट होगा एबीसीडी में से आपको ये बताना है। ए में दिया गया है कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करना, ये नहीं होगा। बी है मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये आपका होगा बी वाला। सी है परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, ये भी होगा। डी है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, ये भी होगा। यानी बी, सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पाएंगे ऑप्शन सी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। बी है जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सी है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। डी है जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है, ये क्या करता है? जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? अब ए में दिया गया है ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्य और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। बी में दिया गया है ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्य और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। सी दिया गया है ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। डी दिया गया है ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, ये आपको बताना है। सबसे बड़ी बाधाएं हैं, ठीक है, इसमें ये बताना। तो ए दिया गया है ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्य और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा, ये होगा आपका। बी है ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्य और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है, ये भी होगा। सी है ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है, नहीं। डी है ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है, नहीं। यानी ए भी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे ए और बी ऑप्शन डी में, यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। ए दिया गया है बाल केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है विषय केंद्रित, डी है समुदाय केंद्रित। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है, ये आपको बताना है। बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, विषय केंद्रित नहीं है, समुदाय केंद्रित है। यानी ए और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन घाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? ए दिया गया है सैद्धांतिक कौशल, बी है प्रायोगिक कौशल, सी है अवलोकन कौशल, डी है व्याख्या करने का कौशल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन घाट खिलाया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे घाट नहीं रहेगा दोस्तों, ये चाट रहेगा, भोजन चाट खिलाया, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चाट खिलाया, उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? तो ये अवलोकन कौशल होगा, ऑप्शन सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलापों को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रेक्षण खोज चर्चा करना, बी है साक्षात्कार करना प्रश्न करना सहयोग, सी है प्रेक्षण अभिलेखन विश्लेषण और डी दिया गया है व्याख्या करना चर्चा करना न्याय एवं
समानता से संबंध। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं। ऑप्शन ए है प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, नहीं। बी है साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग करना, ये भी नहीं होगा। सी दिया गया है प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण। सी वाला दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूरी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। ए में दिया गया है उसे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूरी जो है फूल जाती है। बी है उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तु जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। सी है उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। डी दिया गया है उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा ये आपको बताना है। ए में है उसे कहें कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से पानी बनी भाप के कारण पूरी फूल जाती है। नहीं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी है उसे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तु जैसे चपाती के बारे में सोचने को है और इसका कारण खोजने को है। ये हो सकता है। सी है उससे इसका कारण सोचने और यह समझने को कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। ये नहीं होगा। डी है उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। यानी बी और डी किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है। ऑप्शन ए इतिहास पर, बी है पुरातत्व पर, सी है लिखित अभिलेखों पर, डी है मौखिक इतिहास पर। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे बाल्यकाल के विषय में जानें। ये उपागम निर्भर है तो ये मौखिक इतिहास पर है। तो ऑप्शन डी दोस्तों ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है मेरी दादी कहती हैं अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएं। नाइमा को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है मणि से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बी है मणि से कहे कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। और सी दिया गया है मणि से पूछें कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। डी है मणि से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करें कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। आप लोग भी इसकी आंसर करिए। ए में दिया गया है मणि से कहे कि अगर वह शाम को घर में झाड़ू लगाते तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। बी है मणि से कहें कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। नहीं। सी है मणि से पूछे कि क्या उसने ये देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। ये भी नहीं होगा। मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। ये ऑप्शन डी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि मणि कहता है मेरी दादी कहती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इसको ऑप्शन डी जो है यही सिलेक्ट करना चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है। ऑप्शन ए है खोज उपागम पर, बी है अन्वेषण विधि पर, सी है संप्रत्यात्मक उपागम पर, डी है अनुभवात्मक अधिगम पर। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर करेगा खोज उपागम पर नहीं, अन्वेषण विधि पर नहीं, संप्रत्यात्मक उपागम पर नहीं, अनुभवात्मक अधिगम पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वह कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को इंगित करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बी है बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, सी है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, डी है वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।
इसमें जो है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ऑप्शन ए दिया गया है अवलोकन, बी है तुलना, सी है अनुमान, डी है निर्णय। तो इसमें से क्या क्या शामिल है वही आपको बताना है। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जो है ये शामिल होगा, तुलना है ये भी हो सकता है, सी दिया गया अनुमान नहीं होगा, डी है निर्णय नहीं होगा। यानी ए और बी किस ऑप्शन में करेक्ट आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए ही दिया गया, ए और बी यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सौर संचालित करने का उद्देश्य है। ए दिया गया है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, बी है प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, सी है एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, डी है विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण सामग्री में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना, ये नहीं होगा। एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती निश्चित करना, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, ये भी नहीं होगा। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, ऑप्शन ए दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। लेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? ऑप्शन ए दिया गया है समूह चर्चा, बी है चलचित्र प्रदर्शन, सी है भूमिका निर्वहन, डी है खेल। रेजी कहती है कि वो अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। कक्षा में जो है जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होगी वो समूह चर्चा होगी। ठीक है, कौन सी? समूह चर्चा, ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए दिया गया इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें, नहीं। बी है इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। सी है परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें, ऑप्शन डी दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, बी है रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही हैं, सी है रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहां नहीं है, और डी दिया गया है रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। रूपल की दादी से बात करें कि उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, नहीं। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही हैं, ये भी नहीं होगा। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहां नहीं है, नहीं, ये जो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। ये जो बच्चा इस तरह से करेगा तो खुद उस चीज को अनुभव द्वारा जो है चीजों को समझेगा, तो वो जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को विषय संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। बी है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। सी है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। डी है प्रत्येक संवेदना कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा की है। कक्षा 1 का बच्चा है दोस्तों, वे स्टार्टिंग है, ठीक है। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे, नहीं। बी है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। अभी कक्षा 1 का बच्चा है, आप इस चीज को समझिएगा।
सी है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। ये सी ऑप्शन जो है दोस्तों ये करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चा अभी जो है स्टार्टिंग कक्षा फर्स्ट में बताया गया है, तो वो जो है चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें देख करके वो अच्छे से समझ सकता है, तो इसका यूज़ करेंगे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। ऑप्शन ए है मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, बी है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, नहीं, सी है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। ये जो है ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। डी दिया गया पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी, इसका जो सी आंसर है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा सेकंड में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे, बी है परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, सी है सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे, डी है परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। कक्षा सेकंड में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। कक्षा 2 का बच्चा है, याद रखिएगा। बी दिया गया है परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, नहीं, सी ये सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष। दोस्तों ये अनुभव जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ड है, ये जहाँ दिखेगा आपको इस पर जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है ना अपने से खुद करके चीज़ों को जब सीखता है, अपने अनुभव द्वारा सीखता है, तो वो सबसे जो ज़्यादा जो बेस्ट आंसर होता है वो वही होता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दिया गया है पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है, बी है पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व समाज विज्ञान की पूर्व तैयारी है, सी है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। डी है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता, नहीं, ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? ए दिया गया है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, बी दिया गया है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, सी है विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, डी है डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। विद्यार्थियों के प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ए है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, ये तो नहीं होगा। बी है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, नहीं। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, ये हो सकता है। डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए, ये भी करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन सी और डी, किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे सी और डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? ए दिया गया है बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, बी है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, सी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, डी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने संदर्भ में सत्य है, ये आपको बताना है। ये दिया गया है बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, सक्रिय रूप से, ये तो होगा ही। बी है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, ये नहीं होगा। सी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया की चुनौतीपूर्ण बनाती है, ये भी होगा। और डी में दिया गया है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन, ये भी होगा। यानी ए सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए सी और डी ऑप्शन बी में, ये जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसी प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए दिया गया है अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए, ठीक है। और बी दिया गया है विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। सी दिया गया है स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। ये पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए।
कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? इन 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। अपने विद्यार्थियों को पक्षियों की प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने दीजिए, नहीं। बी दिया गया है, विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे, नहीं। सी है, स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? ए दिया गया अवलोकन, बी है तुलना, सी है निर्णय, डी है कल्पना। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अवलोकन तो होगा, इसमें तुलना भी होगा, निर्णय नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, कल्पना होगा। ए, बी और डी किस ऑप्शन में? ए, बी और डी, ऑप्शन डी में ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे? ए दिया गया है, विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, ये तो हो सकता है। बी है, बी दिया गया है, विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, नहीं। सी है, उन्हें अनुभव को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे, ये भी होगा। और डी दिया गया है, उन्हें अनुभव को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, ये भी होगा। यानी ए, सी और डी किस ऑप्शन में है? ए, सी और डी, ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें से सबसे क्या जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, ऑप्शन आपको सब जो है लगेगा कि ये सही है, ये सही है, मगर इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वही आपको करना है। ऑप्शन ए में दिया गया क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, बी है यात्रा के माध्यम का चयन, सी है चर्चा के अवसर सृजित करना, डी है चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण ये नहीं होगा, यात्रा के माध्यम का चयन ये भी नहीं होगा, चर्चा के अवसर सृजित करना। ऑप्शन सी दोस्तों, अवसर की बात की गई है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। बी दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना। सी है, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। तो इसको क्या करना है? पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित करना है। इसमें जो सही क्रम है वो करना है। तो इसका दोस्तों देखिए, पहले जो होता है वो सकारात्मक वातावरण का सृजन करना होता है, फिर जो है भली प्रकार आयोजित करना, फिर प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, लास्ट में जो विषय की पुनरावृत्ति। तो इसमें आप विषय की पुनरावृत्ति पहले ही देख रहे हैं, ये होगा ही नहीं। बी दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, सकारात्मक वातावरण का सृजन जो है ये फर्स्ट पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। सी है, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, सी है विषय की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों ये सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यही क्रम जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए दिया गया है, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। बी है, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। सी है, विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। डी है, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो ए बी सी डी में से कौन सा जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ए में देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरफ पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है, ये नहीं होगा। बी है, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं,
ये भी नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। डी है सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी करेक्ट होगा। यानी सी और डी ऑप्शन ये जो है, और किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, सी और डी, ये जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। ऑप्शन ए दिया गया है समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, बी है सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, सी है समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, डी है समूहों में शिक्षक के मान में वृद्धि। यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है, तो ये समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि नहीं होगा। बी है सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। सी है समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। बी यहाँ पे दिया हुआ है परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना। सी है प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। डी दिया गया है समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ऑप्शन डी जो है दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए है संभव नहीं है, बी है शिक्षार्थियों पर निर्भर है, सी है नवाचार के लिए आवश्यक है, डी है समय नष्ट करती है। तो ये पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, ये नवाचार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, संभव नहीं, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह है। ऑप्शन ए है प्रश्नावली प्रक्रम, बी है अवलोकन प्रक्रम, सी है परियोजना प्रक्रम, डी है प्रयोगात्मक प्रक्रम। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, तो प्रश्नावली नहीं होगा, अवलोकन नहीं होगा, ये होगा परियोजना प्रक्रम। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक से बातचीत, बी है पाठ्यपुस्तक व पठन सामग्री, सी है सीखने के दौरान हुए अनुभव, डी है क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। ए दिया गया है शिक्षक से बातचीत नहीं, बी है पाठ्यपुस्तक व पठन सामग्री नहीं, सीखने के लिए इसमें पूछा गया सीखना एक सतत प्रक्रिया, पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये बताना है। सी दिया गया है सीखने के दौरान हुए अनुभव, ये होगा। डी है क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया, ये भी होगा। यानी सी और डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी ये जो है करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है अज्ञात से ज्ञात उपागम, बी है अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, सी है ज्ञात से अज्ञात उपागम और डी दिया गया है अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात उपागम नहीं, अल्प अज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम नहीं, सी है ज्ञात से अज्ञात उपागम। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। ए दिया गया है पेपर और पेंसिल परीक्षण, बी दिया गया है समूह कार्य, सी है निष्पादन परीक्षण, डी है परियोजना कार्य। पेपर और पेंसिल परीक्षण नहीं होगा, समूह कार्य होगा, सी है निष्पादन परीक्षण, ये भी नहीं होगा, डी है परियोजना कार्य, ये होगा। यानी बी और डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, बी और डी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ऑप्शन ए दिया गया है ज्ञान के प्रदाता के रूप में, बी है ज्ञान के दाता के रूप में, सी है ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में और डी दिया गया है ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है, ये जो है ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है 12 जनवरी 2023 को
सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें से हम लोग 15 नंबर के जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हम लोग जो है सीरियल वाइज उसको सॉल्व करते चल रहे हैं, यानी 28 दिसंबर 2022 से ही स्टार्ट हुआ था। तो पिछला जो लोग अभी तक नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट में मैंने उसका फोल्डर बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके सीरियल वाइज सारा जो है देख सकते हैं, सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या, बी है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, सी है ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, डी है सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, ई है प्रमुख संप्रतियों से संबंधित गतिविधियां एवं संसाधन। ए है उदाहरणों के सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या, ये नहीं होगा। बी है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ये होगा। और सी दिया गया ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। डी है सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, ये भी होगा। ई है प्रमुख संप्रतियों से संबंधित गतिविधियां एवं संसाधन, ये नहीं होगा। यानी बी, सी और डी, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, बी, सी और डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वृत्तांत अभिलेख, बी है श्यामपट, सी है कार्यपत्र और डी दिया गया है पाठ्य पुस्तक। साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं वृत्तांत अभिलेख, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कन खजूरे को ले होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस समानीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया है? ए दिया गया अवलोकन, बी है भविष्यवाणी, सी है अनुमान, डी है प्रयोग, ई है निष्कर्ष। तो अवलोकन होगा इसका, बी है भविष्यवाणी नहीं होगा, सी है अनुमान, डी प्रयोग, ई जो है दोस्तों ये है निष्कर्ष। यहाँ पे निष्कर्ष रहेगा, आप लोग जो है इसको समझ लीजिएगा, यहाँ जो है निष्कर्ष रहेगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे निष्कर्ष रहेगा। तो ए, सी, ई ये जो है करेक्ट होगा, अवलोकन होगा, अनुमान होगा और निष्कर्ष होगा। तो ए, सी, ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन ए दिया गया है परिमाणात्मक आकलन, बी है निर्देशात्मक आकलन, सी है वर्णनात्मक आकलन, डी है रचनात्मक आकलन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो ये है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सीटेट ईवीएस का मॉडल पेपर 3rd और आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आई होप कि आपने सभी सॉल्व भी किए होंगे करेक्ट। और जहाँ भी गलती लग रही होगी उसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों ये तो पेडागोजी का एक दिया है मैंने मॉडल पेपर, एक और आएगा तो उसके बाद वो भी देखिएगा। उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसका मॉडल पेपर 2 मैंने कंटेंट का दिया है, एक जो है ये आप देख पा रहे होंगे पेडागोजी का, एक पेडागोजी का और आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 15 तक जो है हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको रिविज़न करना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।